ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो एंड का टॉपिक हम लोगों ने लिया था दैट वाज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। और हम लोग एकदम एलिमेंटल लेवल पे गए थे जहाँ पे हम लोगों ने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स ये डिस्कस किया था। अब बेसिकली मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करते वक्त वी ऑल्सो डिस्कस्ड अ कंसेप्ट, ओके, विच इज कॉल्ड एज ओके वैलेंस बैंड। तो व्हाट इज वैलेंस बैंड? तो हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड इज व्हाट, इट इज द एनर्जी बैंड ऑफ द वैलेंस ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और जब मैं एनर्जी बैंड की बात करता हूं तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड यानी क्या? तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक लोअर लिमिट होता है एंड एक अपर लिमिट होता है। और ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का हम लोग बोलेंगे जो तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी बैंड। ओके, तो वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, दे लाई इन द वैलेंस, ओके, एनर्जी बैंड, और यू कैन से दे लाई इन द वैलेंस बैंड। ओके, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एक हायर लेवल पे नहीं जाते, अब ये हायर लेवल यानी क्या, तो हम लोग इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, यस। तो जब तक कोई भी एलिमेंट के, ओके, या कोई भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, ओके, या कंडक्शन बैंड यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं इट इज दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, फ्री टू कंडक्ट। ओके, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट नहीं होंगे, ओके, तब तक हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लियर है? ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे वो सब्सटेंस का कंडक्टिविटी क्या रहेगा, बहुत लो रहेगा। अच्छा, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड का जो अपर लिमिट है एंड कंडक्शन बैंड का जो लोअर लिमिट है, ओके, तो इनके बीच में जो गैप रहता है दैट इज कॉल्ड एज फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, मेटल्स में हम लोग बोलते हैं कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप है, ओके, इट इज, यू कैन से आइदर जीरो और इवन इट इज निग्लिजिबल। ओके, निग्लिजिबल या फिर मैं उसको नेगेटिव भी बोल सकता हूँ, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, इन केस ऑफ, सबसे पहले नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स में हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ओके, दोनों में काफी गैप होता है, यानी वैलेंस बैंड का जो अपर लिमिट है एंड कंडक्शन बैंड का जो लोअर लिमिट है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज बिटवीन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गैप ज्यादा होने की वजह से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, they cannot easily transit from, okay, valence band to conduction band। इसलिए हम लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ओके, या मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यस। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो गैप है ये छोटा हो जाता है। ओके, यानी जो ये फोरबिडन एनर्जी गैप है, ओके, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, ओके, वी से दिस गैप इज वेरी लेस, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इवन फ्रॉम द एटमोस्फियर, ओके, जब हम लोग बोलते हैं एटमोस्फियर का थोड़ा भी टेम्परेचर अगर राइज होता है अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हम लोग बोलते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे ट्रांजिट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एंड सेमीकंडक्टर्स में भी क्या है, हम लोग बोलते हैं कि इट हैज सम प्रॉपर्टी टू कंडक्ट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसका जो कंडक्टिविटी इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू वॉट, मेटल्स, ठीक है। और जहां पे नॉन मेटल्स की बात आती है या कुछ कंपाउंड्स की बात आती है या सब्सटेंसेस की बात आती है, ओके, यस, तो हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ओके, कि जो एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण, ओके, ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ईजी नहीं रहता है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, ठीक है। एनीवे, जब मैं मेटल्स की बात करूंगा तो मेटल्स में हम लोग बोलते हैं कि ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हम लोग बोलते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, यानी कंडक्शन बैंड में जो हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट है और वैलेंस बैंड का जो अपर लिमिट है, ओके, तो वो कुछ इस तरह से प्लेस हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एनर्जी गैप है उसका वैल्यू एक तो जीरो रहेगा, ओके, या निग्लिजिबल रहेगा, या फिर मैं बोलूंगा कि इट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, कि बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग। इसका एक और मतलब है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, दे आर साइमल्टेनियसली आल्सो प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा रिवीजन देख लिया। अब जो भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी जो बैड कंडक्टर्स रहते हैं या फिर जहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, आज हमें वो डिटेल में स्टडी करना है। और उसका ही जो एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो मैं एकदम सिंपल इसमें आपको बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, दे आर इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस। ओके, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बट वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक। तो जब आप ये शब्द सुनोगे डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब कुछ बहुत अलग है ऐसा नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग उसको डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में ले सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, ओके, डाइलेक्ट्रिक दे कैनॉट, ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है।
लेकिन इट कैन कंडक्ट वॉट, या कंडक्ट बोलना गलत रहेगा, इट कैन एक्चुअली अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। ओके, ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, एनीवे, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन कंसेप्ट। ओके, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स भी आता है। ठीक है, यस। तो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक सीखेंगे, ओके, तो एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है वो कैपेसिटर के ऊपर आते हैं, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यस। एनीवे, let us start with dielectrics and electric polarization. Okay, now what exactly is dielectric? Dielectric are insulates, जो भी important words है उसको मैं highlight करता हूँ। They are insulates which can be used to store electrical energy. Now when I say insulates can be used to store electrical energy, that will be in the form of इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हम लोग बोलते हैं दिस इज बिकॉज व्हेन such substances are placed in an external field, their positive and negative charge gets displaced in opposite direction. Okay, and the molecules develop a net dipole moment. ठीक है, yes, हम लोग बोलते हैं कि जो इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज है या जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज है, ओके, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक रहता है पोलर मॉलिक्यूल और एक रहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ओके, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स भी रहेंगे। मैं अभी एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में, ओके, या कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स भी रहने वाले, इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे एटॉमिक लेवल पे। ओके, तो अगर एटॉमिक लेवल पे प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल आपको क्या देखना है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं या फिर जितने भी न्यूक्लियस है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। ओके, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। ओके, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके, अगर ये दोनों सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पोलर मॉलिक्यूल। ये आपको आ रहा है समझ में। और इसमें एक और कंसेप्ट है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्टडी करता हूं जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस, देखो मॉलिक्यूल जब मैं बात करता हूं, ओके, तो इनर्ट एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल ले लिया या O2 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, या फिर आप H2O ले रहे हो या जो भी ले रहे हो। ठीक है, यस, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा, पॉजिटिव न्यूक्लियाई रहेगी। जितने भी पॉजिटिव न्यूक्लियाई का सेंटर ऑफ मास में कंसीडर कर रहा हूँ, वो सेंटर ऑफ मास अगर जितने भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास के साथ अगर वो कोइंसाइड करता है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर वो कोइंसाइड कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कोइंसाइड नहीं कर रहा है यानी दोनों के सेंटर ऑफ मासेस अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, यस। अब आप बोलोगे कि पोलर मॉलिक्यूल यानी बेसिकली है क्या, तो इसको समझने के लिए मैं एकदम आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओके, सी, जितने भी एटॉमिक लेवल की बात करें या मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, ये बात तो आप एग्री करोगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज वो अलग है एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्ज वो अलग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक तरह से क्या हो गया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, which is separated by a finite distance. And when two equal and opposite charges, okay, they are separated by a certain finite distance. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as electric dipole. ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो जहां पे हम लोग अभी डाइलेक्ट्रिक स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो उसमें मैंने आपको बता दिया डाइलेक्ट्रिक क्या है, इट इज बेसिकली इंसुलेटिंग सब्सटेंस। ओके, डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल यानी क्या, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ओवरऑल जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यानी प्रोटॉन्स पकड़ लो आप, ओके, नेट पॉजिटिव चार्ज उसका सेंटर ऑफ मास एंड नेट नेगेटिव चार्ज उसका सेंटर ऑफ मास, ये दोनों क्या है, अलग है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी क्या, तो जहां पे हम लोग बोलेंगे कि दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ओके, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑलरेडी, ओके, देयर इज व्हाट, देयर इज सम डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट। ठीक है, अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम ही सिंपल कंसेप्ट है। तो लेट अस से
फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका सिंबल हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ओके, ये माइनस या ये प्लस, या फिर आप उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, प्लस माइनस। यानी हम लोग यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, एक इलिप्टिकल शेप दिखा रहे हैं, ओके, और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेटेड है बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, ये कुछ बुक्स में आपको ऐसा दिखेगा, कुछ बुक्स में ऐसा दिखेगा। एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, उन्होंने पोलर मॉलिक्यूल का जो सिंबल है वो कैसे लिया हुआ है। ओके, अच्छा, टेक्स्ट बुक में आपके पोलर मॉलिक्यूल का सिंबल ऐसा लिया हुआ है, मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। यस, सी, फिगर 8.21a shows polar dielectric in absence of electric field। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर एक जो मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो हम लोगों ने एक्सट्रीम एंड पे दिखाया है, ओके, ऑफ एन एलिप्स। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि जब कोई हम लोग सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, ओके, लेट अस से ये एक पर्टिकुलर रीजन है कोई सब्सटेंस का, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये आपको समझाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो रीड कर लेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है। डायग्राम्स बनाने के लिए ना, स्पेशली ये पेन टैप के ऊपर जब बनाते हैं तो बहुत एक्यूरेसी लगती है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग इज ऑलवेज कन्वीनियंट ऑल्सो, एंड आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज व्हाट कैन से वी आर शोइंग polar molecules of a substance। ओके, यस, अब यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब रैंडमली ओरिएंटेड है। ओके, जब रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर लेवल पे डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे एक डायपोल एग्जिस्ट हो रहा है, ओके, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब रैंडमली क्या है, ओरिएंटेड है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ओके, तो ये केस में अभी रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ। ओके, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ये खुद को अलाइन कर लेंगे। कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम मैं रफ बना रहा हूँ, तो अगर डायग्राम नीट नहीं आया उसके लिए सॉरी। ओके, अब लेट अस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस तरह से, लाइक दिस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, और ये पूरे सब्सटेंस को अप्लाई किया हुआ है लाइक दिस। ओके, ये लाइन डाल देते हैं, ये कुछ इस तरह से पास हो रहा है। तो अभी जो लाइंस ऑफ फोर्स है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहता है दे बेसिकली अलाउ द लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है मैंने आपको क्या बोला था, वो पॉजिटिव साइड से निकलते हैं, ओके, या दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ओके, एंड दे एंड एट नेगेटिव साइड। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ, ये आपको आया समझ में? ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो खुद को क्या करेंगे, रीओरिएंट करेंगे। रीओरिएंट यानी क्या, सबके सब एक दूसरे को पैरेलली अलाइंड हो जाएंगे, सच दैट कि उनका जो नेगेटिव है वो सब एक साइड पे आ जाएगा, लाइक दिस। सिंपली वो अपनी जगह पे क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ओके, ऐसा आप बोल सकते हो सबके सब मूव हो रहे हैं एक तरह से, जो रैंडमली ओरिएंटेड थे सबके सब अलाइन हो गए, ओके, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो पॉजिटिव रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा।
तो जो अभी हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं वो इसके ऊपर ही है, ठीक है। यस, तो ये किसके बारे में था? दिस वाज अबाउट पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यस, अभी आप पूछोगे सर फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसका हम लोग सिंबल कैसे दिखाते हैं? उसका सिंबल हम लोग दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी ओके नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के अंदर या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका सेंटर ऑफ मास, और जितने भी प्रोटॉन्स है या जितना भी नेट पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास, वो क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। तो जब वो कोइंसाइड होते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि एक सर्कल है, ओके, और वो सर्कल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ओके, जिसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? ओके, एक ही है, या जिसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो रहा है। तो सिंबॉलिकली उसको इस तरह से दिखाते हैं, ओके। ये किसका सिंबल हुआ? दिस इज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी डायग्राम के अंदर हम लोग उसको इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर लेते हैं, ओके। यस, सो dielectrics are insulates which can be used to store electrical energy, okay. This is because when such substances are placed in external field, their positive and negative charges gets displaced in opposite direction, okay. जैसे मैंने आपको बोला कि they get displaced in opposite direction, आप देख सक रहे हो नेगेटिव सब एक साइड पे अलाइन हो गए, यानी आप लोगों के डायरेक्शन में मैं बताऊं, ओके, स्क्रीन पे आपको ऐसा दिख रहा है कि जितने भी नेगेटिव है वो टूवर्ड्स से लेफ्ट है और जितने भी पॉजिटिव है वो टुवर्ड्स द राइट अलाइन हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दे गेट अलाइंड, ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शंस, ओके, एंड द मॉलिक्यूल्स डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट, ओके। डाइपोल मोमेंट हम लोग किस तरह से देते हैं? वी से P इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू 2L। 2L यानी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली इट इज लेंथ मेजर्ड फ्रॉम -Q टू +Q। -Q से सेंटर ऑफ डाइपोल L, सेंटर ऑफ डाइपोल से +QL, तो वो हो जाता है 2L, ओके। कुछ बुक्स में सिंपली उसको कैपिटल L बुलाना है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आप कैपिटल L भी बोल सकते हो या ट्वाइस L भी बोल सकते हो, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ this process is called as what? Polarization of the material, and such materials are called as dielectrics, okay. I hope ये आपको आया समझ में। In every atom there is a positively charged nucleus and there are negatively charged electrons surrounding it. The negative charges from an electron cloud around a positive charge. ये तो हम लोगों को पता है कि अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? मूव होते हैं, ठीक है। These oppositely charged regions have their own center of charge where the effective charge is located, okay. The center of negative charge is the center of mass of negatively charged electrons, and the center of positive charge is the center of mass of positively charged protons in the nucleus. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप ये आपको समझा है, ठीक है। यस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, टुगेदर उनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा दैट विल बी सेंटर ऑफ व्हाट? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। एंड जितने भी प्रोटॉन्स है या जितने भी न्यूक्लियाई है, ओके, क्योंकि प्रोटॉन्स हम लोग बोलते हैं बहुत ही कम स्पेस में क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। जितने भी न्यूक्लियाई है उसका जो नेट सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रहेगा, ओके, सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या सेंटर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्लियर है। Thus, dielectrics are insulating materials of non-conducting substances. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, okay, which can be polarized through small localized displacement of charges, okay. अब small localized displacement of charges का मतलब क्या है? okay, यहाँ पे सिर्फ अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब मैं पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है और जो नेट नेगेटिव चार्ज है उसके सेंटर ऑफ मास क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, तो ये जो सेंटर ऑफ मासेस है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये अलग कब हो गए? तो जब पोजिशन ऑफ, ओके, ओवरऑल प्रोटॉन्स एंड पोजिशन ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, थोड़ा सा क्या होगा? ओके, चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। यहां तक क्लियर है, ओके। Thus, dielectrics are insulating materials, okay, or non-conducting substances which can be polarized through small localized displacement of charges. इसके एग्जाम्पल है ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, etc. Okay. Dielectrics can be classified as polar dielectrics and non-polar dielectrics as described below.
ठीक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है या पोलर मॉलिक्यूल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक बार फटाफट रीड कर लेंगे। A molecule in which center of mass of positively charged protons does not coincide with the center of mass of negatively charged electrons because of the asymmetric shape of the molecule is called as polar molecule. As shown in figure 8.18a, they have a permanent dipole moment, और हम लोग बोलते हैं कि ये जो dipole moment है इसका ऑर्डर कितना है, इट इज 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये जो कुछ वैल्यूज है ना, ये आप लोगों ने नोट करके रखनी है, ठीक है। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूछा जा सकता है, ओके। सॉरी। They act as tiny electric dipoles as the charge are separated by a small distance, okay. The dielectrics like HCl, water, alcohol, okay, NH3 are made up of polar molecules and are called polar dielectrics. ये आपको आ रहा है समझ में? ये सब एग्जांपल्स भी जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखो। HCl, water, alcohol, NH3 etc. okay, they are made up of polar molecules. Now the water molecule has a bent shape with its two OH bond which are inclined at an angle of about 105 degree, okay. हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन जो एटम है वो सेंटर में, ओके, और फिर हम लोग बोलते हैं दो हाइड्रोजन एटम है, ओके, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, तो जो बॉन्ड्स है उनके बीच में एंगल कितना है, इज अबाउट 105 डिग्री, ओके। तो वो इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म नहीं होता है कि सेंटर में ऑक्सीजन है, ओके, और हम लोग बोलेंगे कि दोनों एंड पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो वो क्या है, हम लोग बोलेंगे बेसिकली यू कैन से दे आर इंक्लाइंड लाइक दिस, और वो इंक्लाइंड होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है प्रॉपर, ओके, एंड वी से इट हैज अ वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, ओके। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट जो है उसका वैल्यू कितना है, इट इज 6.1 into 10⁻30 कूलम मीटर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये आपको कुछ डायग्राम भी दिए हुए। नाउ फिगर 8.18b एंड c shows the structure of HCl and H2O respectively. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पूछा नहीं रहता है, हाँ, लेकिन इतना आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स है या पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी इसमें अगर आप डाइपोल मूवमेंट देखोगे तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ दिखाया हुआ है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोलते हैं H+ एंड Cl-, ओके। यानी हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट हमेशा कैसा रहता है, तो बेसिकली वी से इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी जो वेक्टर 12 दिखाते हैं हम लोग वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं, वही डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट भी रहता है। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी देखा हुआ है, वेक्टर P इज इक्वल टू Q.12, ये अगर आपको याद होगा, ओके, एंड उसमें वेक्टर P इज इक्वल टू Q डॉट जो 12 है उसके ऊपर वेक्टर साइन है, ओके। मैं आपको वापस यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, वेक्टर P इज इक्वल टू Q.12। आई होप आपको ये क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे थे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ है, और अगर आप H2O मॉलिक्यूल के केस में देखेंगे तो जब मैं OH की बात करता हूँ, ओके, यस, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे H+ या फिर HOH की अगर मैं बात करता हूँ, H2O यानी क्या है, H+ एंड OH, लेकिन अगर मैं एज अ होल मॉलिक्यूल देखूं तो जो ऑक्सीजन है, ओके, उसके तरफ से हम लोग दो हाइड्रोजन एटम्स की तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं। यानी अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ओके, तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव की तरफ, ओके, यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ जो डायग्राम्स है ना, ओके, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है, ओके। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डाइपोल मोमेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, ओके, इज डायरेक्टेड फ्रॉम, ओके, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ओके, या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये बस डायग्राम के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है, यस। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। A molecule in which the center of mass of positive charge coincides with the center of mass of negative charge is called as non-polar molecule. These have, okay, symmetrical shape and have zero dipole moment in normal state, okay। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि HCl अगर मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है, ओके। सेम गोज फॉर H2O ऑल्सो, ओके, यस। अब
आप यहाँ पे जब पोलर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वो ध्यान में रखना है वो असिमेट्रिक इन नेचर है। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात जब हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ओके CO2 दिया हुआ है, ओके H2 दिया हुआ है। तो CO2 के केस में आप देखोगे कि जो CO2 है उसमें तीनों जो है एटम्स वो कैसे है, प्रॉपरली अलाइंड है। ओके, फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है ओके कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका शेप कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। ये क्लियर है? The dielectrics like hydrogen, nitrogen, oxygen, okay, CO2, benzene, methane are made up of non-polar molecules and are called as non-polar dielectrics. Okay, और इनका शेप कैसा है, सिमेट्रिकल है। Structures of H2CO2 are shown in figure 8.19b respectively. Okay, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नॉन पोलर हो या पोलर हो, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इनके सेंटर ऑफ मासेस अलग होने ही है। यानी पोलर मॉलिक्यूल में तो पहले से ही अलग है, सिर्फ वो क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, उनका सिर्फ री अलाइनमेंट होता है। ओके, लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ओके, तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दिखाया हुआ है। ओके, तो जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो ओके, ये आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दिखाया हुआ है। उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आप बोलोगे कि सर ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके जितने भी प्लस साइन है वो सब ऊपर की तरफ है और नेगेटिव साइन नीचे की तरफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग उसको सर्कल में दिखाते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास एंड नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्या है, वो कोइंसाइड हो रहा है। सिंपली उसका मतलब वही है, दैट्स इट। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर ये पार्ट को क्लियर कर दूं ओके, तो अगर आप बोलोगे सर हम ऐसा दिखा सकते हैं क्या, लाइक दिस, तो इसको कोई मतलब नहीं है सिंबॉलिकली। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपको कुछ डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है ओके, तो ये प्लस माइनस विद अ सर्कल वही इंडिकेट क्या कर रहा है ओके, कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ओके, दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या है, वो एक ही है। ओके, तो ये उसका सिंबल ही है। तो आप लोगों ने एग्जाम में भी जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही बनाना है। ये आपको क्लियर है? ठीक है। हाँ डेफिनेटली, जब आप यहाँ पे, अभी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूँ। और आप जब एग्जाम्स के लिए जाओगे ना ओके, तो प्रो सर्कल साथ में लेके जाना है। ओके, प्रो सर्कल आपको काफी हेल्प करता है। जितने हमारा प्रेजेंटेशन बोर्ड्स के पेपर में अच्छा रहेगा ओके, उतना ही हमको उतना एडवांटेज रहता है। ठीक है, यस। तो एनीवे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर ई इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ओके इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ओके, मैं एक बॉक्स वापस दिखा देता हूँ इस तरह से, बॉक्स या फिर एक रीजन दिखा रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ओके। अच्छा, अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ओके, यानी वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर रहे हो, लेट अस से ओके, तो आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका शेप जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक दिस ओके। अब ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो नेगेटिव आपके जो चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल पॉजिटिव जो सेंटर ऑफ चार्ज है ओके, या हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट, द नेगेटिव ऑफ द फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये आपके डायग्राम कुछ इस तरह से रहेंगे, ये आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ मैं ओके।
आई होप आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो सब मॉलिक्यूल्स नहीं बता रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देख लेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, यस, यानी व्हेन वेक्टर इज नॉन जीरो। ओके, अच्छा ये बात ध्यान में रखना है, मोस्टली हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा और खुद को रीअलाइन करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सेपरेशन हो और रीअलाइनमेंट हो वो एक साथ हो। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ रीअलाइनमेंट हो रहा था। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा था, सिंपली देयर वाज रीअलाइनमेंट। जैसे आप देख सकते हो कि पहले से ही वो सेपरेटेड थे, बस वो रीअलाइन हो गए, यानी जो एलिप्स है वो खुद को उन्होंने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, रीअलाइन हो गए। ओके, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो उसमें दोनों के सेंटर ऑफ मास इकट्ठा थे, अब वो सेपरेट हुए और फिर अलाइन हुए। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, आई होप ये क्लियर है। सो बेसिकली वी से polarization of polar dielectric in an external electric field. The molecules of polar dielectric have a tiny permanent dipole moments. ये शायद हम लोगों का रीड करके हो गया है। ओके, पहले ये रीड कर लेते हैं, polarization of non-polar dielectric in an external electric field. Okay, in the presence of an external electric field, the center of the positive charge in each molecule of non-polar dielectric is pulled in direction of E naught, while the center of negative charge are displaced in the opposite direction. Okay, therefore the two centers are separated and the molecules get distorted. The displacement of the charges stops when the force exerted on them by the external field is balanced by the restoring force between the charges in each molecule. Okay, each molecule becomes a tiny dipole having a dipole moment. The induced dipole moment of different molecules add up, giving a net dipole moment to the dielectric in the presence of external field. Okay, तो ये हम लोगों ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी हम लोग ये रीड कर लेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव टाइनी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स, पहले से ही प्रेजेंट है। Now, due to thermal agitation in the material, in the absence of any external field, these dipole moments are randomly oriented. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ओके, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ओके, यस, या इसको थर्मल वाइब्रेशन भी बोलते हैं हम लोग, इन द मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, these dipole moments are randomly oriented, okay, as shown in the figure 8.21. Hence, the total dipole moment is zero. When an external field is applied, the dipole moments of different molecules tend to align. ये बात ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही क्या है, दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग है, यहाँ पे सिर्फ अलाइनमेंट हो रहा है। ओके, एज अ रिजल्ट द डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, अब ये ऐसा क्यों बोला हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है, आप लोगों ने कर्सर पे ध्यान देना है। ओके, एक्सटर्नल फील्ड कैसा है, तो जो एरो है वो बता रहा है आपको लेफ्ट से राइट। ओके, मैं आप लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेफ्ट से राइट। ओके, यस, तो अगर आप बोलोगे कि फील्ड हमारा लेफ्ट टू राइट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, ओके, यस, तो नेट इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्जेस, ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट, एंड नेट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस या सिंपली नेट पॉजिटिव चार्जेस वो कहाँ पे, टुवर्ड्स द राइट। तो हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर करते हैं हम लोग, ओके, या डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा रहता है, इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी नेट नेगेटिव से नेट पॉजिटिव। सो नेट नेगेटिव से नेट पॉजिटिव यानी क्या, फ्रॉम ओके लेफ्ट टू राइट, एंड सेम इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ as a result, the dielectric develops a net dipole moment in the direction of external field. यहाँ तक क्लियर है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। Hence the dielectric is polarized. The extent of polarization depends on the relative values of two opposing energies. तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया है, the extent of polarization depends on the relative values of two opposing energies. अब ये कौन से दो opposing energy है, पहली वाली एनर्जी है क्या, तो एनर्जी ऑफ द अप्लाइड फील्ड, एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ओके,
यस, वो एक फैक्टर हो गया। एंड सेकेंड वाला फैक्टर क्या है, तो इसको अपोज कौन करेगा? हम लोग बोलेंगे कि जो मटेरियल के अंदर ओके जो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है या जो थर्मल वाइब्रेशंस है ओके, तो वो ये रीअलाइनमेंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ओके, तो बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ दीज टू अपोजिंग एनर्जीज हम लोग बोलते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, डिसाइड होता है। ओके, या एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन दीज टू टाइप्स या दीज टू अपोजिंग एनर्जीज। ये क्लियर है? ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने, हाँ, यहाँ पे भी उन्होंने वही दिया हुआ है। पहला वाला देखिए, द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड which tends to align the dipole with the field। ओके, ये पहला पॉइंट है। एंड जो सेकंड वाला है, दैट इज द थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल। ओके, बेस्ड ऑन दीज टू ओके एनर्जीज, इसको हम लोग इसलिए अपोजिंग एनर्जी बोलते हैं क्योंकि एक अलाइन करना चाहता है और एक वापस क्या करना चाहता है, उसको रैंडमाइज करना चाहता है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, द पोलराइजेशन इज प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, which is shown in figure 8.21b। okay, thus polar and non-polar okay dielectric develop net dipole moment in the presence of an electric field। यहाँ तक क्लियर है? The dipole moment per unit volume is called as polarization and it is denoted by vector p। okay, अभी आप बोलोगे सर वेक्टर पी डाइपोल मोमेंट के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। हम लोग वापस डाइपोल मोमेंट पे भी आएंगे, उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और आपको समझ में आएगा ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है? सो वापस रिपीट करता हूं मैं, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओके इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय ओके वेक्टर पी। ये क्लियर है? फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वेक्टर पी इज गिवन बाय chi e dot vector e okay, where chi e is called as electric susceptibility of dielectric medium। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। Now it describes the electrical behavior of a dielectric। It has different values for different dielectrics। okay, ये आपको बस इतना ध्यान में रखना है। okay, first of all the polarization okay depends on what, the value of the external electric field। ये क्लियर है? सो वेक्टर p is proportional to what, वेक्टर e। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काई ई। काई ई इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ओके, यस, ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये बस एक कांस्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ बेसिकली इट डिस्क्राइब्स व्हाट, द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर वैक्यूम द वैल्यू ऑफ काई ई इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, यस। अब वैक्यूम के अंदर काई ई इज इक्वल टू 0, वो क्या बता रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे जो पोलराइजेशन रहेगा ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पोलराइजेशन का वैल्यू क्या रहेगा, 0। देखो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओके इज कॉल्ड एज व्हाट, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट होगा, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो सेंटर ऑफ मासेस है वो अलग होगी और वो अलाइन होगा ओके, या फिर सिंपली रीअलाइनमेंट होगा। लेकिन वैक्यूम के अंदर वो है ही अवेलेबल नहीं, मॉलिक्यूल्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं वहां पे वेक्टर पी का वैल्यू क्या आएगा, इट विल कम एज 0। इसका मतलब ये नहीं कि जो वैक्यूम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देगा, डेफिनेटली इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, उसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ व्हाट, वैक्यूम। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट करके रखना है, ध्यान में रखना है ओके, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं ओके। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक is less than the external electric field and this is because of what, the result of polarization। अब ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम है ओके, डायरेक्टली वो डायग्राम में ओके, या वो डायग्राम को रिफर करके मैं आपको समझा देता हूँ ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिड्यूस होता है। तो पहली बात तो ये समझो कि ये जो भार आपको दिख रहा है ओके, ये 2 प्लेट्स है ओके, आप लोगों ने कर्सर पे ध्यान देना है, आई होप आपको ये एरो दिख रहा है। देखो ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके। अब पॉजिटिव
चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सेट होता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपको आ रहा है समझ में? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है, मैं आप लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इसके बीच में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का स्लैब रखा हुआ है। स्लैब यानी क्या? तो एक ऐसा ओके थिक ब्लॉक टाइप, ओके यस, वो हम लोगों ने रखा हुआ है। और जब हम लोग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब रखते हैं, तो बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ओके वहां पे पोलराइजेशन हो जाता है। अब पोलराइजेशन क्या है ये हम लोगों ने अभी सीखा है, ओके तो वो बार बार मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। और अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ओके आई होप यू कैन सी दिस। तो जब पोलराइजेशन हो जाता है तो जितना भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ओके वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द फील्ड, ओके वो इंड्यूस हो जाता है। और जितना भी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, ओके दैट गेट्स इंड्यूस्ड, ओके या फिर हम लोग बोलते हैं उसका जो अलाइनमेंट है दैट हैपेंस या इट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स व्हाट? द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फील्ड या टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? तो देखो जितने भी पॉजिटिव है वो फील्ड के अभी मैं कौन से फील्ड की बात कर रहा हूँ? एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ओके तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स के हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के हैं, ओके या जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके हैं, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ द फील्ड है। और जितना भी हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्जेस है वो कैसे अलाइंड है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द फील्ड। ये आपको क्लियर हुआ है क्या? ओके अब ये अलाइनमेंट होने के बाद इसको हम लोग ओके स्कीमेटिकली या डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके एकदम सिंपल है। तो ये जो अलाइनमेंट हुआ है उसमें हम लोग ऐसे दिखाएंगे, द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक एस्टैब्लिश अ पोलराइजेशन फील्ड, ओके वेक्टर ई नॉट। यानी मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा कि जब डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स खुद को अलाइन करते हैं तो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज एक तरह से इंड्यूस हो गया और एक साइड पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है वो हम लोग वेक्टर ई से दिखा रहे हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? दिस वन प्लीज सी दिस, ओके वो वेक्टर ई कैसा है? उसका डायरेक्शन कैसा है? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर देखोगे तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए और इस साइड पे इक्वल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। तो ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ऐसे समझ लो, ओके जो कि रीअलाइनमेंट की वजह से हुआ है, वो एक अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट। अब जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है, ओके और जो ई नॉट रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका वैल्यू क्या है? काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? ई नॉट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो नेट अवेलेबल फील्ड रहेगा, ओके तो यहाँ पे उन्होंने दिया भी है, इक्वेशन दिया हुआ, यस जो नेट अवेलेबल फील्ड रहेगा दैट विल बी ओके वेक्टर ई डैश विच इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके देखो जो आपका वेक्टर ये वो लेफ्ट टू राइट है और जो ई नॉट जो इंड्यूस हुआ है या डेवलप हुआ है वो हम लोग बोलेंगे इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन उसका वैल्यू कम है। लेकिन दोनों क्या है ना, दोनों एंटी पैरेलल है या अपोजिट है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बट जो अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे ई माइनस ई नॉट, उसके बाद भी कुछ वैल्यू बाकी रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वेक्टर ई डैश। यहां तक क्लियर है? अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वही आपको ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड in a uniform electric field, okay, acting parallel to two of its faces, okay. Since the electric charges are not free to move about in dielectric, no current results when it is placed in an electric field. ये तो आपको समझ में आया है, ठीक है? ये जो चार्जेस है वो खुद को क्या कर रहे हैं? सिंपली अलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं होता है, ओके तो बेसिकली जब वो मूव नहीं होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो कभी कंडक्ट नहीं करता है। हाँ लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको जरूर पास करता है। यहां तक क्लियर है? ओके सो इंस्टेड ऑफ मूविंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ स्लाइट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस विद इन द एटम्स रिजल्टिंग इन अलाइनिंग देम विद द फील्ड। ओके ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Now this is shown in figure 8.20 and 8.21. Okay, during the process of alignment, charges move
only over a certain distance that are less than the atomic diameter. तो जहाँ पे मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे चार्जेस थोड़े से सेपरेट होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो हम लोग बोलते हैं वो डिस्टेंस से सेपरेट नहीं होते, उसका ऑर्डर बहुत कम रहता है. ओके, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर विच इज लेस देन व्हाट द एटॉमिक डायमीटर, या जिसको आप एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं. ओके, तो वैल्यू बहुत ही कम रहेगी. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट्स, there is an apparent sheet of positive charges on the right side and negative charges on the left side. Okay, तो इसको आप induced charges भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो the charges, okay, net charges which have aligned, okay, on the right as well as on the left. Okay, ये clear है आप लोगों को. Now we say these two sheets of induced charges, okay, produce an electric field vector E naught called the polarization field. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as polarization field in the insulator which opposes the applied electric field. Okay, ये कुछ टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो नेट फील्ड है that is given by what vector E, which is nothing but equal to vector E minus vector E naught. Okay, यहाँ पे इन्होंने वेक्टर साइन नहीं लगाया हुआ है, बाकी का तो मैंने आपको सब ये एक्सप्लेन किया हुआ ही है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है. ठीक है, यस. तो एनीवे, इसका बॉटम लाइन क्या है कि जब हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, ओके, तो ओवरऑल वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है. क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसके अंदर पोलराइजेशन होता है, और वो पोलराइजेशन की वजह से वो खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल अप्लाइड फील्ड. जो नेट फील्ड रहता है दैट इज गिवन बाय व्हाट? ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया है, which is vector E dash which is equal to E minus E naught. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब इसके बाद ओके उन्होंने दिया हुआ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. इफ वी अप्लाई अ लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड we can ionize the atoms and create a condition for electric charge to flow like a conductor. Okay, the fields required for the breakdown of dielectric is called as dielectric strength. इसका मतलब क्या? एकदम सिंपल है. आप जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू एक पर्टिकुलर, जैसे आप इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोल सकते हो, आप एक मैक्सिमम वैल्यू पे लेके गए, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर आयंस तैयार हो गए, एक तरह से आयोनाइजेशन हो गया, और उसको हम लोग बोलते हैं दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ओके, और उसके लिए जो मैग्नीट्यूड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the greater the applied field, greater is the degree of alignment of the dipoles and hence greater is the polarization field. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होगा और उतना ज्यादा पोलराइजेशन फील्ड होगा. यहाँ तक क्लियर है. और ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिसअपियर्स व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड. ओके, यानी आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दो टाइप की एनर्जी, एक तो थर्मल एनर्जी है, थर्मल वाइब्रेशन की, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो. ओके, थर्मल एनर्जी जो थर्मल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वो एक एनर्जी हो गई, और दूसरी टाइप की जो एनर्जी है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज व्हाट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट करती है, रीअलाइनमेंट करती है ओके मॉलिक्यूल्स का. ओके, सो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन फिनोमिना होता है. तो अगर जो पोलराइजेशन फिनोमिना कर रहा है, ओके, यस, वो फैक्टर को हम लोग निकाल देते हैं, हम लोग बोलेंगे जो थर्मल एनर्जी है ओके वो वापस क्या करेगा, तो जो रीअलाइनमेंट था ओके उसके रैंडमनेस को वापस क्या करेगा, वो लेके आएगा. ओके, यस, यानी जो मॉलिक्यूल्स रह गए वो वापस क्या हो जाएंगे, ओके, जो रीअलाइंड हुए थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, वो सब वापस क्या हो जाएंगे, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे. ओके, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिसअपियर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड. ओके, यहाँ तक क्लियर है. और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट is often responsible for the attraction of the charged object towards an uncharged insulator such as charged comb and bits of paper. Okay, तो हम लोग जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमिना देखते थे, जैसे अगर आपने ओके एक स्केल लिया, उसको वूल से रब किया, और फिर वो जो स्केल है ओके या जो ग्लास रॉड है ओके यस, तो आप ये देखोगे कि वो जो स्केल है या जो ग्लास रॉड है इट इज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ व्हाट पेपर. तो ये हम लोग क्या बोलने के दिस इज फिनोमिना ऑफ व्हाट, ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन उसके पीछे बेसिक यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट is basically what responsible for the attraction of the charged object towards an uncharged insulator. ये आपको आया समझ में, such as charged comb and bits of paper.
ओके, तो ये आप लोगों ने जो स्कूल टाइम में भी देखा रहेगा फिनोमेना। ओके, कि जब आप वो स्केल, ओके, हेयर को या फिर यूनिफॉर्म को रब करके, ओके, आप जब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उसको अट्रैक्ट करते थे, ओके, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो सेम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, सो ये पार्ट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे पूछना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, अभी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वेरियस मटेरियल दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद से एक बार देख लेना है, ठीक है। अगला वाला टॉपिक जो है दैट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।